एस्पिरेंट्स, मैं हूं दिवाकर एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम करने वाले हैं एक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस पर हम 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, 30 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। आई होप कि ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और अगर आप इस पूरी क्लास को कर लेते हो तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला नहीं है, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो ये बेस्ट एमसीक्यू सीरीज़ फॉर साइंस है। इससे पहले मैं 2 टॉपिक पे ऑलरेडी बना चुका हूँ। सिलेबस के पैटर्न के हिसाब से और सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं एक एमसीक्यू सीरीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और 2 क्लास ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। वीडियो का जो लिंक है, दोनों क्लासेस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको दोनों का पीडीएफ या इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं फॉर पीडीएफ, आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम्स आप यहाँ पर दे रहे हो, चाहे आप ग्रुप डी दे रहे हो, चाहे आप एएलपी दे रहे हो, आरआरबी, एनटीपीसी दे रहे हो, टेक्नीशियन, जेई, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, चाहे एसएससी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जहाँ पर साइंस का सेक्शन पूछा जाता है, तो आपके लिए ये वीडियो होने वाला है बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इससे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र और पाचन तंत्र, दोनों को देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे भैया रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो चलते हैं पहली स्लाइड की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑर्गन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, कि ह्यूमंस में, मनुष्य में गैस विनिमय के लिए मुख्य रूप से कौन सा अंग जिम्मेदार है। गैस विनिमय मतलब ऑक्सीजन का अंदर जाना, CO2 का बाहर आना। तो विनिमय मतलब एक्सचेंज करना, विनिमय यानी एक्सचेंज से मतलब है यहाँ पर। तो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है, गैस का जो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो इनमें से मुख्य रूप से कौन सा अंग करता है। आपका हार्ट करता है क्या, आपका लिवर करता है क्या, आपकी लंग्स करती है क्या, आपकी किडनी करती है क्या? नहीं। देखो, जो मनुष्य में श्वसन अंग होते हैं, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, क्या होते हैं? जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे लंग्स होते हैं, यानी हमारे फेफड़े होते हैं, जिनके माध्यम से हम श्वसन करते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमारे क्या हैं? फेफड़े हैं, लंग्स हैं। तो यहाँ पर जो गैस विनिमय का मुख्य काम है वो किसका है? फेफड़ों का है। तो राइट आंसर विल बी सी, लंग्स। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि जो लंग्स होती हैं वो मेन ऑर्गन होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन मैंने क्या बताया था आपको? हार्ट होता है, जो पूरे ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। ऐसे ही यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना, इसका जो मेन ऑर्गन होता है वो क्या होता है भैया? लंग्स होते हैं, जहाँ पर एक्चुअल गैस एक्सचेंज होता है। एक्चुअल गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस और ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर वी ब्रेथ एंटर्स द ब्लड। जो भी ऑक्सीजन हम बाहर से लेते हैं ब्लड में एंटर करता है थ्रू द लंग्स, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इज रिलीज्ड इनटू द लंग्स टू बी एक्सहेल्ड। तो बाहर की तरफ हम CO2 को छोड़ते हैं, जिसको एक्सेलेशन कहते हैं, अंदर हम ऑक्सीजन को लेते हैं, जिसके हम इनहेलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर फेफड़े जो हैं वो श्वसन तंत्र के क्या हो गए? मुख्य अंग हो गए, जहाँ गैसों का वास्तविक आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप ये आप कर ही दोगे। दूसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी मसल इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में जो मुख्य रूप से मांसपेशी है जो शामिल होती है वो कौन सी होती है ब्रीदिंग में, श्वसन में? भाई हमारे जो क्या होते हैं, हमारे जो फेफड़े होते हैं ना, हमारे जो फेफड़े होते हैं वो कितने होते हैं नंबर्स में? 2 इन नंबर्स होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं, ये चीज़। अब फेफड़ों के नीचे एक मांसपेशी होती है। जैसे गुब्बारे के अंदर हवा जाती है तो गुब्बारा फूल जाता है, ऐसे फेफड़ों के अंदर हवा जाती है तो फेफड़े फूल जाते हैं, और ये मांसपेशी उस समय क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है, अपने आप को सिकुड़ती है, नीचे की तरफ जाती है। ठीक है, जब फेफड़ों से हवा बाहर जाती है, मतलब हम श्वास को छोड़ते हैं, तो उस समय ये क्या होती है? उस समय क्या होती है? ऊपर की तरफ आती है। तो ये मांसपेशी जो है इसको बोला जाता है डायफ्राम। क्या बोला जाता है? डायफ्राम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डायफ्राम होगा। और डायफ्राम जो है एक इम्पोर्टेंट मांसपेशी है, बहुत इम्पोर्टेंट मांसपेशी है। ठीक है, जो क्या करती है, जो ये डायफ्राम है ये डोम शेप्ड होती है, मतलब गुंबद के आकार की होती है। और कहाँ लोकेटेड होती है? जस्ट बिलो द
लंग्स के ठीक नीचे होती है, ठीक नीचे होती है। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन मतलब श्वास को अंदर लेते समय ये क्या करती है, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट्स करती है एंड मूव्स डाउनवर्ड्स, और नीचे की तरफ चली जाती है। और श्वास को छोड़ते टाइम ये कहाँ चली जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है। ठीक है, ऊपर की तरफ चली जाती है मतलब मूव्स अपवर्ड्स। ठीक है, श्वास को बाहर छोड़ते टाइम अपवर्ड्स, अंदर लेते टाइम डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ जाती है। और इससे क्या होता है, इंक्रीजिंग द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी को ना एक स्पेस मिलता है, उसका जो स्पेस है ना वो बढ़ता है, ताकि जो लंग्स हैं वहाँ पर हवा भर सके, लंग्स में हवा अच्छे से भर सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कौन सा, डायफ्राम। तो फेफड़ों के नीचे कौन सी मांसपेशी होती है भैया, डायफ्राम होता है। ऑक्सीजन को अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन कॉल्ड। तो ऑक्सीजन को अंदर लेने की जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है इनहेलेशन, श्वासोच्छ्वसन। और ऑक्सीजन को बाहर, CO2 को बाहर छोड़ने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं श्वासोत्सर्जन यानी एक्सेलेशन। जब हम एक्सेल करते हैं तो उसको एक्सेलेशन, इनहेल करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया कि ऑक्सीजन को अंदर लेना इनहेलेशन, CO2 को बाहर छोड़ना एक्सेलेशन। बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं साइंस से। इनहेलेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द लंग्स। विच गैस इज एक्सेल्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान, श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि अंदर लेते समय ऑक्सीजन और बाहर छोड़ते टाइम आपका कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। ठीक है, मतलब जो हवा आप बाहर छोड़ते हो उसमें ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, CO2 होता है। ठीक है, तो CO2 उसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन कॉल्ड। ऑक्सीजन को अंदर लेने की प्रोसेस अभी भी आया था सबसे पहले, शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन, इनहेलेशन, कोई बात नहीं। ठीक है, अब विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप। कौन सा अंग भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। कौन सा अंग है हमारे अंदर जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है। देखो दो नलियाँ होती है, एक होती है भोजन नली, ठीक है, और दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है श्वास नली। क्या होती है, श्वास नली। मतलब एक में से भोजन होकर के गुजरता है, दूसरे में से हवा होकर के गुजरती है। तो जब हम भोजन कर रहे होते हैं, तो उस भोजन को श्वास नली में जाने से कौन रोकता है भाई। क्योंकि भोजन अगर श्वास नली में चला जाएगा, कभी कभी हम जल्दबाजी में खाना खाते हैं तो चला भी जाता है, एक आध छोटा सा पार्टिकल या कण जो है वो चला जाता है, तो हमको खांसी होने लगती है अचानक से, क्योंकि भोजन का कण श्वास नली में चला जाता है। तो उस समय एक दरवाज़ा लगा होता है, उस दरवाजे को बोलते हैं भैया एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। वो एपिग्लोटिस इसको बंद कर देता है ताकि भोजन अपने रास्ते से गुजर सके और जो श्वास नली है उसमें न जाए, श्वास नली में न जाए, मतलब ट्रेकिया में न जाए। ठीक है, तो कौन सा अंग भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, प्रिवेंट करता है विंड पाइप में जाने से, एपिग्लोटिस। क्या हो जाएगा राइट आंसर, एपिग्लोटिस। ठीक है, एपिग्लोटिस। ठीक है, ढक्कन जैसा होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा कटा है, कोई बात नहीं। तो एपिग्लोटिस जो है ये एक ढक्कन होता है, जो जैसे बोतल का ढक्कन होता है ना, जब आप ढक्कन लगा देते हो बोतल पे तो उसके अंदर कोई भी चीज़ एंटर नहीं हो सकती है। ऐसे ही जब ये एपिग्लोटिस आपके विंड पाइप से लग जाता है तो अंदर फिर भोजन नहीं जा पाता है। ठीक है, उसके बाद है द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स अकर्स इन। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है, लेकिन फेफड़ों के किस हिस्से में होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वायुकोश। वायुकोश छोटे छोटे वायुकोश होते हैं, थैले होते हैं जिनके अंदर हवाएं भरी जाती है, जिनके अंदर क्या होती है, हवा क्या होती है, भरती है। ठीक है, और फिर पूरे फेफड़े क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं हवा से। तो एल्वियोलाई फेफड़ों का वो भाग है जिनके अंदर गैसों का आदान प्रदान होता है। मतलब एल्वियोलाई के बाद आगे क्या होता है, ब्लड होता है, मतलब एल्वियोलाई के चारों तरफ ब्लड वेसल्स होती हैं और फिर उन ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड जा रहा होता है। तो एल्वियोलाई जो है उस ब्लड में ऑक्सीजन को छोड़ देती है और उस ब्लड से CO2 को वापस ले लेती है। तो यहाँ पर आदान प्रदान हो गया ना, एक्सचेंज हो गया ना, ऑक्सीजन को उसने ब्लड को दे दिया और CO2 को ब्लड से अपने पास ले लिया, अपने पास से फिर फेफड़ों में, फेफड़ों से फिर आगे ऊपर ट्रेक किया और उसके बाद नेजल कैविटी से बाहर। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है।
ठीक है। वायुकोश जो है फेफड़ों में छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं जहाँ ऑक्सीजन रक्त में जाती है और CO2 बाहर आती है। आई होप ये चीज़ आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। श्वसन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है भैया? वायुकोश से होती है, श्वास नलिका से होती है, नासिका गुहा से, फेफड़े से। एल्वियोलाई, ब्रोंकी, नेजल कैविटी और लंग्स किससे होती है? तो इसकी जो शुरुआत होती है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत कहाँ से होती है? माउथ से होती है, मुख से होती है, मुख गुहा से होती है, माउथ कैविटी। ऐसे ही श्वसन तंत्र की शुरुआत, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्टार्ट फ्रॉम नेजल कैविटी, नासिका गुहा। आपके नाक के जो आगे 2 छेद है ना, जहाँ से हवा अंदर जाती है, उसको नासिका गुहा कहते हैं। तो वहाँ से जो है वो सबसे पहला पार्ट हो गया आपका किसका? श्वसन तंत्र का सबसे पहला पार्ट हो गया, ठीक है, जहाँ से श्वसन तंत्र की शुरुआत होती है। ट्रेकिया को और किस नाम से जाना जाता है? ट्रेकिया को भाई वायु नली यानी कि विंड पाइप से जाना जाता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में भोजन नली को किस नाम से जाना जाता है? ईसोफेगस। ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम में वायु नली को, विंड पाइप को ट्रेकिया के नाम से जाना जाता है। क्यों? ट्रेकिया इसका क्या है? टेक्निकल नेम है। विंड पाइप तो सब जानते हैं, बट ट्रेकिया इसका हम बोल सकते हैं साइंस में यूज होने वाला टर्म है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ म्यूकस इन द नोज? नोज के अंदर जो द्रव भरा होता है ना, जब हमें बहुत ज़्यादा जुकाम खांसी वगैरह होता है तो नाक के अंदर से जो लिक्विड निकलता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूकस बोलते हैं भैया। तो ये म्यूकस का मुख्य काम क्या है? इस म्यूकस का हमारे नाक में क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है भाई। ये खाने को डाइजेस्ट तो कर नहीं सकता, ऑक्सीजन को ब्लॉक भी नहीं करता है ना, टू कूल द एयर नहीं। तो जो हम श्वास लेते तो हवा में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, उनको ये क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है, ठीक है। तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो इस म्यूकस के साथ मिक्स हो जाते हैं, इस म्यूकस के अंदर फंस जाते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। और जब ये सूख जाता है तो अंदर से कई बार जो है इसको उंगलियों से कई लोग बाहर भी निकालते हैं, ठीक है। सूख जाता है जब ये, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो बाहर के डस्ट पार्टिकल्स हैं और जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं उनको ट्रैप कर लेता है, उनको पकड़ लेता है, और टाइम आने पर हम फिर उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये रोल है इसका। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है द वॉइस बॉक्स इज आल्सो नॉन एज। जो वॉइस बॉक्स है, कंठ नली है। वॉइस बॉक्स क्या होता है? वॉइस बॉक्स वो हिस्सा होता है जिससे हमारी आवाज़ निकलती है। अभी मैं बोल पा रहा हूँ किसकी वजह से? अपने वॉइस बॉक्स की वजह से, अपनी कंठ नली की वजह से। तो कंठ नली को टेक्निकली हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम लेरिंग्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लेरिंग्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे हवा को अंदर करने की प्रोसेस को हम इनहेलेशन कहते हैं ना, ऐसी प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट एयर इज कॉल्ड। हवा को बाहर निकालने की प्रोसेस को हम एक्सेलेशन बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। पहले खुद मेरे आंसर को सुनने से पहले ना खुद आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है। उससे आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन। सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है भाई? सेलुलर रेस्पिरेशन सेल में होता है, इसीलिए उसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन सेल के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। न्यूक्लियस होता है, फिर उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होते हैं, डीएनए वगैरह होता है, और उसके अंदर एक पार्ट होता है भैया माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जा ग्रह कहते हैं, ठीक है। और मतलब पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पावर हाउस या एनर्जी हाउस। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेस्पिरेशन जो है बेसिकली यहीं पर होता है, सेल के इसी पार्ट में होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे प्रोड्यूस एनर्जी। क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी का उत्पादन करता है, इसीलिए दिस इज कॉल्ड एनर्जी हाउस, और यू कैन से पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। कौन सा भाग फेफड़ों तक हवा पहुंचाता है? कौन सा भाग है जो फेफड़ों तक हवा को पहुंचाता है? ईसोफेगस, ब्रोंकी, एल्वियोलाई या डायफ्राम? एल्वियोलाई के अंदर तो एल्वियोलाई तो वो पार्ट होता है जहाँ से गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी, CO2 ब्लड से एल्वियोलाई में आएगी। तो ब्रोंकी इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रोंकी से ही अंदर लंग्स तक क्या जाती है भैया? हवा जाती है, ठीक है ना। ब्रोंकी, ठीक है।
अगला है आपका विच ऑर्गन सिस्टम डज द रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क क्लोजली विथ। श्वसन तंत्र किस अंग तंत्र के साथ मिलकर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम पर मैं पिछली वीडियो बना चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, लिंक गिवन है। उसमें भी 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये जो MCQ सीरीज चल रही है इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट जनरेट हो रखी है इस चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जा करके 1 by 1 करके ये वीडियोस देख सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपको अपने अंदर परफेक्शन चाहिए तो प्रैक्टिस से आएगा, बिकॉज इट इज़ सेड दैट परफेक्शन कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस। जो परफेक्शन होता है वो प्रैक्टिस से आता है भैया, ठीक है। जो परफेक्शन है वो किससे आता है? प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। परिपूर्णता जो है वो अभ्यास से आती है, प्रैक्टिस से आती है। तो श्वसन तंत्र किस अंग तंत्र के साथ मिलकर कार्य करता है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब कैसे करता है ज़रा ये भी तो समझिए, कैसे करता है भाई? जो श्वसन तंत्र है इससे हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, और ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाता है, और ब्लड में जाने के बाद जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इस ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी की सेल तक पहुंचा देता है। तो हुआ ना दोनों एक दूसरे से रिलेटेड। सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम ने रिसीव किया ऑक्सीजन को, दिया ब्लड को, ब्लड ने उस ऑक्सीजन को भेज दिया पूरी बॉडी में, ठीक है। तो मतलब पूरी सेल्स तक। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो श्वसन तंत्र है वो परिसंचरण तंत्र से मिलकर के काम करता है, ठीक है। परिसंचरण के साथ मिलकर के काम करता है, ठीक है। क्लियर है? आगे क्या है? विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनमें से कौन सा श्वसन तंत्र का भाग नहीं है भाई? ट्रेकिया, ब्रोंकी, किडनी या एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई जो होती है ये भी श्वसन तंत्र का भाग होती है, ब्रोंकी भी श्वसन तंत्र का भाग होती है, और ट्रेकिया जो होता है ये भी श्वसन तंत्र का भाग होता है। दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, बट किडनी इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो आपके वृक्क होते हैं, किडनीज भी 2 होती है नंबर्स में, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होता है, उत्सर्जन तंत्र का पार्ट होता है, ना कि श्वसन तंत्र का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा एस्पिरेंट्स? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका किडनी। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज रेस्पिरेशन? श्वसन क्या है? टेकिंग इन ऑक्सीजन, ब्रीदिंग ओनली, ब्रेकिंग डाउन फूड्स टू रिलीज एनर्जी, या पंपिंग ऑफ फूड, पंपिंग ऑफ ब्लड। तो देखो भैया, मैंने पहले भी आपको बताया कि जो आप ऑक्सीजन अंदर से लेते हो ना, वो ऑक्सीजन ट्रेकिया से ब्रोंकी और ब्रोंकी से आपके लंग्स तक जाता है, ठीक है। लंग्स से ये ऑक्सीजन ब्लड में जाता है, ब्लड से ये ऑक्सीजन आपकी बॉडी की सेल तक जाता है। सेल में क्या होता है? फूड होता है, ग्लूकोज होता है। उस ग्लूकोज को ये क्या कर देता है? तोड़ देता है, और उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन सी लग रहा है, ब्रेकिंग डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन से जो ऑक्सीजन मिला वो ऑक्सीजन बॉडी की सेल में जाने के बाद वहाँ पर फूड को आप ब्रेक डाउन करती है, उसको तोड़ती है, और उससे हमें एनर्जी मिलती है। दैट्स इट। वहीं पर CO2 भी बनता है। CO2 वापस ब्लड में आएगा, ब्लड से एल्वियोलाई, लंग्स, और फिर हमारे नाक से बाहर, और ऑक्सीजन अंदर। तो यहाँ पर क्या बनता है? एनर्जी बनती है, ऊर्जा बनती है, ठीक है। खाना जब टूटता है तो उससे क्या मिलती है? हमको ऊर्जा मिलती है। खाने का टूटना मतलब व्हाट? डाइजेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसी को हम क्या बोलते हैं? श्वसन कहते हैं। केवल ब्रीदिंग को श्वसन नहीं कहते। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, श्वास को अंदर लेना, बाहर छोड़ना, दिस इज फिजिकल प्रोसेस। लेकिन श्वास को अंदर लेकर के ऑक्सीजन का लंग्स में जाना, वहाँ से ब्लड में जाना, ब्लड से सेल में जाना, सेल में भोजन का टूटना, ऑक्सीजन की मदद से हमको एनर्जी मिलना, ये रेस्पिरेशन है। ये एक केमिकल प्रोसेस है, ये एक केमिकल प्रोसेस है। और ब्रीदिंग एक क्या है? ब्रीदिंग जो है एक फिजिकल प्रोसेस है, एक भौतिक प्रक्रिया है, और रेस्पिरेशन एक रासायनिक प्रक्रिया है, एक केमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा उसका। देखिए, केमिकल प्रोसेस है, और इन सेल्स वेयर फूड इज ब्रोकन डाउन यूजिंग ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। सेल में ऑक्सीजन जाता है, और जो फूड होता है ऑक्सीजन का यूज करके अपने को तोड़ता है, या यूं भी बोल सकते हैं ऑक्सीजन फूड को तोड़ता है, और उससे फिर हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिल जाती है भैया, ठीक है। व्हाट आर द टाइनी एयर सैक्स इन लंग्स कॉल्ड? जो छोटे छोटे वायु थैले होते हैं ना, एयर के जो थैले होते हैं,
छोटे छोटे बैग्स होते हैं, टाइनी टाइनी मतलब वेरी स्मॉल, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं भैया एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। और ये लंग्स का वो हिस्सा है जहाँ से गैसों का आदान प्रदान होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन एल्वियोलाई। ओके। रेस्पिरेशन इन सेल्स अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ, कोशिकाओं में श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है? पानी की उपस्थिति में होता है क्या? नहीं। प्रोटीन की उपस्थिति में? नहीं। स्टार्च की उपस्थिति में? नहीं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो रेस्पिरेशन विल नॉट टेक प्लेस। ओके। विच एनिमल ब्रीथ्स थ्रू स्किन, इसमें से कौन सा प्राणी है जो त्वचा के द्वारा भी श्वास ले सकता है? डॉग, फ्रॉग, बर्ड या फिश? सही आंसर हो जाएगा मेंढक, फ्रॉग। फ्रॉग जो है पानी के अंदर भी रह सकता है, बाहर भी रह सकता है। जब पानी के अंदर होता है तो ये त्वचा से श्वास लेता है, जब बाहर होता है तो ये लंग से श्वास लेता है। मतलब इसमें स्किन भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, प्लस आपका जो है लंग्स भी क्या होती हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होती है। ठीक है, क्योंकि पानी के अंदर भी रह सकता है, बाहर भी रह सकता है, तो फ्रॉग इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारे और आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? तो लंग्स, फेफड़े। मछली में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या हैं? उसकी गिल्स, उसके गलफड़े। ठीक है। कीट किसके माध्यम से सांस लेते हैं? इंसेक्ट ब्रेथ थ्रू किसके माध्यम से लेते हैं? नोज, गिल्स, स्पाइरेकल्स या माउथ? तो किसके माध्यम से लेते हैं कीट श्वास? स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स जो होते हैं ना, स्पाइरेकल्स जो ये इंसेक्ट्स होते हैं ना, इनकी पूरी बॉडी में छोटे छोटे होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनके माध्यम से ये श्वास लेते हैं, जिनकी माध्यम से इनमें ब्रीदिंग चलती है। ठीक है। पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं इनके, जिनके माध्यम से क्या करते हैं? श्वास लेते हैं। ठीक है। किसके? इंसेक्ट्स। प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो गैसों का आदान प्रदान कैसे करते हैं? लीव्स के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, रूट्स के थ्रू या बार्क के थ्रू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टोमेटा। ठीक है। इनकी जो लीव्स होती है ना, लीव्स के सरफेस में छोटी छोटी ओपनिंग होती है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं। इनको क्या बोला जाता है हिंदी में? हिंदी मीडियम वाले देख लेना, रंध्र बोला जाता है। किसको? स्टोमेटा को। तो स्टोमेटा जो है छोटे छोटे रंध्र यानी छिद्र होते हैं, जिनके माध्यम से यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है। विच ऑफ दीज ऑर्गन्स इज नॉट यूज्ड इन रेस्पिरेशन, इसमें से कौन सा ऑर्गन रेस्पिरेशन में यूज नहीं होता है? लंग्स, नोज, हार्ट या डायफ्राम? सही आंसर हो जाएगा इसका हार्ट, क्योंकि जो हार्ट है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है, परिसंचरण तंत्र का पार्ट होता है, और बाकी जो तीन यहाँ पर लिखे हुए हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। ठीक है। तो हार्ट इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। व्हाट प्रोटेक्ट्स द लंग्स इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में लंग्स को कौन सुरक्षित करता है, कौन प्रोटेक्ट करता है? आपकी पसलियाँ, आपकी मांसपेशियाँ, स्पाइन, आपकी लीवर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपकी रिब्स। रिब केज होता है ना, अस्थिपिंजर, इसके अंदर हार्ट और फेफड़े दोनों होते हैं भैया। तो हार्ट और फेफड़े मतलब हृदय, दिल, जिगर, हृदय और फेफड़े, इन दोनों को आपकी रिब केज, आपकी जो रिब्स होती है ना, पसलियाँ होती है ना, ये क्या करती है? सुरक्षित करती है, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो फेफड़ों को भी और हृदय को भी, दोनों आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, निम्न में से कौन सा श्वसन से संबंधित बीमारी है? जॉन्डिस यानी पीलिया, ब्रोंकाइटिस, और उसके बाद एरिथ्राइटिस या अल्सर? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में क्या होती हैं? जो आपकी ब्रोंकी होती है ना, ब्रोंकी मतलब जो श्वसन नलिकाएं होती हैं ना, ये सूज जाती हैं। इनमें क्या आ जाता है? इन्फ्लेमेशन आ जाता है, इनमें सूजन आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से कफ होने लगता है, खांसी होने लगती है, और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होने लगती है, श्वास लेने में तकलीफ होने लगती है। तो इस बीमारी को कहा जाता है ब्रोंकाइटिस। ठीक है। ड्यूरिंग एक्सेलेशन द डायफ्राम, डायफ्राम एक्सेलेशन के दौरान क्या होता है? श्वास जब हम छोड़ते हैं तो डायफ्राम क्या होता है? रिलैक्स होता है। क्या होता है? रिलैक्स, ढीला हो जाता है। और जब हम श्वास लेते हैं तो क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? सिकुड़न कब होती है? जब श्वास अंदर जाती है। ढीलापन, रिलैक्सेशन कब होता है? रिलैक्सेशन कब होता है?
रिलैक्स कब हो जाता है ये? छोड़ते टाइम। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में? ढीला होता है, रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, पढ़ सकते हैं आप आराम से। विच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स द थ्रोट टू द लंग्स? कौन सी संरचना गले को फेफड़ों से जोड़ती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रेकिया। ट्रेकिया एक ऐसा पार्ट है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो आपके थ्रोट को, थ्रोट को क्या करता है, आपके लेरिंग्स को क्या करता है, आपके फेफड़ों से जोड़ता है। आपके थ्रोट को, आपके गले को फेफड़ों से जोड़ता है। कौन? आपका ट्रेकिया, मतलब दोनों के बीच में ये होता है। ठीक है, तो ट्रेकिया जो है गले की कंठ नली को फेफड़ों की श्वास नलिकाओं से जोड़ती है। द ट्रेकिया इज द विंड पाइप दैट कनेक्ट द लिरिंग्स, लिरिंग्स यानी थ्रोट, टू द ब्रोंकी ऑफ द लंग्स। लिरिंग्स जिससे हमारी आवाज़ निकलती है, गले से ही तो हमारी आवाज़ निकलती है। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स ब्रीदिंग? मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन को नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क का सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा या हाइपोथैलेमस, इसमें से कौन सा पार्ट है जो हमारी श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लंगेटा। भाई देखो, कुछ क्रियाएं ऐसी होती है हमारी बॉडी में जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे ब्रीदिंग, श्वास चल रही है, रेस्पिरेशन चल रहा है, तो ब्रीदिंग हमारे कंट्रोल में है क्या? नहीं है। हार्ट बीट चल रही है, ये हमारे कंट्रोल में है क्या? नहीं। मतलब ये हमारी इच्छा से नहीं चल रही है, ये स्वतः ही चल रही है, ऑटोमेटिकली चल रही है। इसलिए इनको, ये हमारी इच्छा से नहीं हो रही है, इसलिए इनको अनैच्छिक क्रियाएं बोलते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं। और जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन आपकी बॉडी में चल रहे हैं उन सबको नियंत्रित करने वाला जो मस्तिष्क का जो भाग है उसको मेडुला ऑब्लंगेटा बोलते हैं। ठीक है, कौन सा करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, तो मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज लाइक हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग। मेडुला ऑब्लंगेटा हमारे शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन और हृदय गति को नियंत्रित करता है। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेज व्हेन? सांस लेने की दर कब बढ़ जाती है? कब बढ़ जाती है? जब आप सो रहे होते हो तब बढ़ जाती है क्या? जब आप बैठे होते हो वाइल सिटिंग तब बढ़ जाती है क्या? ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो तब बढ़ जाती है क्या? ये वाइल ईटिंग, जब आप कुछ खा रहे होते हो तब बढ़ जाती है क्या? तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ताकि मुझे भी तो पता चले ना कि वीडियो के इस पार्ट तक आपने अच्छे से सुना है और अच्छे से देखा और अच्छे से नोट्स बनाई हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका जवाब मुझे कमेंट में लिख करके देना है। ठीक है, बची पीडीएफ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो फॉर गेटिंग पीडीएफ। ठीक है, तो आई होप आज का ये सेशन, आज का ये एमसीक्यू सीरीज का एक छोटा सा पार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम पे जो 30 एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस किए हैं, शेयर किए हैं आपसे, ये आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, बहुत अच्छे से आपकी समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स उसी के लिए बना हुआ है, आप लोगों के लिए बना हुआ है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़रूरतमंदों तक इस चैनल को पहुँचाइए, क्योंकि ये बहुत बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है इन फ्यूचर। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।